8 8 मेरा अंदाजा सही निकला, लेकिन पूरी तरह से नहीं। सुनैना को मारने के लिए हरिया को पैसे सौरभ ने दिए थे, लेकिन हरिया के कुछ करने से पहले ही किसी ने सुनैना को जान से मार दिया था। सारे डॉट्स कनेक्ट होना शुरू हो गए। सौरभ ने कमरे की खिड़की को खोला और खिड़की के रास्ते हरिया अपने हाथ में दराती लेकर घुसा, लेकिन जैसे ही उसने सुनैना की कटी हुई गर्दन देखी तो वो भाग गया। सौरभ अपनी ही बीवी को क्यों मरवाना चाहता था? क्या पुलिस को इन्वॉल्व ना करना किसी और चीज की तरफ इशारा कर रहा था? इसका जवाब तो मुझे एक ही आदमी दे सकता था, और वो था सौरभ खुद। मैंने अपने कमरे में सौरभ को बुलाया। सौरभ ने मुझसे पूछा, क्या हुआ, तुम्हें कुछ मालूम चला है क्या? मैंने बोला, हाँ, मुझे पता चल गया है कि हरिया कहाँ पर है। ये सुनते ही सौरभ के होंठ सूख गए। मैंने आगे कहा, मेरी हरिया से बात हुई है। मैंने सौरभ को उसकी मेड और हरिया के अफेयर के बारे में बताया। सौरभ अब और नर्वस होता जा रहा था। वो अपने नाखून चबा रहा था। मैंने सीधा सौरभ से कहा, हरिया ने मुझे सच बता दिया है। तुमने ही अपनी बीवी को मारने के लिए उसे पैसे दिए थे। मेरी बात सुनकर वो गुस्सा हो गया और मेरा कॉलर पकड़ लिया। मैंने भी कहा कि मैं इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूं, मुझे बस सच जानना था। मैंने उसे धमकी दी, अगर वो सच नहीं बताएगा तो मैं हरिया को लेकर पुलिस थाने पहुंच जाऊंगा और उसे उसकी बीवी के खून के इल्जाम में अंदर करवा दूंगा। उसने मेरे गले से अपना हाथ हटा लिया और आखिर कोई रास्ता ना देखते हुए उसने मुझे सच बताने में ही अपनी भलाई समझी। उसने कहा, वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। सौरभ बोलते बोलते अचानक से चुप हो गया। मैंने उसे एक बार फिर टोका। उसने बताया कि वो फर्टिलाइजर्स के साथ कुछ इल्लीगल केमिकल्स की स्मगलिंग करता था। सुनैना को इस बात का पता चल गया और वो ब्लैकमेल करने लगी। सौरभ ने उसे 1 करोड़ रुपए भी दिए। इतना ही नहीं, सुनैना डाइवोर्स और उसके बेटे की कस्टडी मांग रही थी। सौरभ ऐसा नहीं होने दे सकता था, इसलिए उसने हरिया को पैसे दे दिए ताकि हरिया सुनैना को दिए गए 1 करोड़ रुपए वापस ले सके और उसे जान से मार दे। हरिया सुनैना को किडनैप करने आया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे अब समझ में आया कि सौरभ पुलिस को इन्वॉल्व क्यों नहीं कर रहा था। उसका काम किसी और ने कर दिया था, बस अब उसे पैसे चाहिए थे। सौरभ ने मुझे पैसे ढूंढने को कहा, लेकिन अब भी कहानी वहीं पर अटकी थी कि सुनैना का मर्डर किसने किया। लेकिन कुछ बातें अभी भी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर मुझे डस्टबिन में चूहे मारने की दवा क्यों मिली। वो पैकेट एकदम नया था, साथ में लाल रंग का डब्बा, वो किस लिए था? क्या कोई और भी राज दबा हुआ था सुनैना के बेडरूम में? मुझे उसी का पता लगाना था। इसलिए एक बार फिर मैं सुनैना के कमरे में चला गया। मैं फिर से उसी डस्टबिन को चेक करने लगा। इस बार मुझे कुछ मुड़े हुए कागज मिले। मैंने एक एक को खोलकर देखना चालू किया और एक कागज पर मेरी नजर ठहर गई। ये एक सुसाइड नोट था, सुनैना का। सुनैना सुसाइड करने वाली थी, तभी ये चूहे को मारने का जहर यहां पर था। लेकिन ये लाल रंग, वो किस काम आने वाला था? अचानक मुझे तेज पेशाब आया और जल्दी से मैं सुनैना के ही बाथरूम में चला गया। मैंने अपना मुंह सीलिंग की तरफ किया और हल्का होने लगा। तभी अचानक मेरी नजर ऊपर सीलिंग के एक टाइल पर पड़ी। वो थोड़ी सी हिली हुई थी। मेरा दिमाग थनका और मैंने कमोड के ढक्कन को नीचे किया और जल्दी से ऊपर चढ़ गया। टाइल को हिलाकर देखा तो वो साइड हो गई। अंदर एक स्पेस था। मैंने अपना हाथ मारा। अचानक मेरे हाथ में एक फोन लगा। वो स्विच ऑफ था। ये एक चाइनीज कंपनी का मोबाइल था। किसका हो सकता था? फोन को मैंने अपने कमरे में चार्जिंग पर लगा दिया। फोन को ऑन किया, लेकिन फोन लॉक था। मैंने अपने लैपटॉप को फोन से कनेक्ट किया और सॉफ्टवेयर की मदद से लॉक को इजीली क्रैक कर लिया। डिटेक्टिव बनने के बाद 1-2 स्किल्स मैंने भी डेवलप कर ली थी। फोन पूरा ब्लैंक था, उसमें कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक नंबर था जिस पर टेक्स्ट मैसेजेस ही एक्सचेंज हुए थे, किसी जानू के नाम से। तो इसका मतलब सुनैना का अफेयर था। मैंने उस नंबर पर कॉल कर दिया, लेकिन नंबर बिजी आ रहा था। मैंने फिर से एक बार कॉल किया, लेकिन इस बार भी फोन बिजी था।
मैं अपने कमरे से बाहर निकला और सामने से आते डॉक्टर से टकरा गया। डॉक्टर का ध्यान रास्ते पर नहीं अपने फोन में था। नाश्ता लग चुका था। मैं डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ने लगा। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर थे और अपना नाश्ता कर रहे थे। कमाल की बात यह थी कि इन्हीं में से कोई सुनैना का कातिल। सब खाना खा रहे थे। तभी मैंने सुनैना का फोन निकाला और फिर एक बार उस नंबर को कॉल मिलाने लगा और इस बार रिंग बजने लगी और अचानक से डाइनिंग टेबल पर बैठे डॉक्टर का फोन बजने लगा। मुझे झटका लगा, कहीं ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं था। डॉक्टर ने जैसे ही अपने फोन को देखा उसका चेहरा सफेद पड़ गया, मानो उसके शरीर का सारा खून सूख गया था। मैं समझ गया कि सुनैना का अफेयर डॉक्टर के साथ था। मैंने सबका खाना खत्म होने का इंतजार किया और इस बार पूछताछ के लिए डॉक्टर को अपने कमरे में बुलाया। वो डॉक्टर मेरे कमरे में आया। उसने आते ही बोला, देखो जब सुनैना का मर्डर हुआ था तब मैं यहाँ था भी नहीं। तुम मुझे कच्चे डिटेक्टिव लगते हो। मैंने जवाब दिया, हाँ मुझे पता है, लेकिन उससे पहले मुझे कॉल करना है। मैंने फिर से कॉल लगाई और डॉक्टर का फोन फिर से बजने लगा। डॉक्टर ने अपना फोन हाथ में लिया। वो खौफ में था। मैंने सीधा बोला, मुझे पता है कि तुम्हारा अफेयर सुनैना से था और मुझे यह भी पता है कि सुनैना अपनी डेथ फेक करना चाहती थी। डॉक्टर का मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने बोला, अब तो तुम्हें लगता है ना कि मैं अच्छा डिटेक्टिव हूं। अब मुझे जल्दी बताओ कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा था। डॉक्टर अब शॉक में था। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने उसे संभलने का मौका दिया और साथ में धमकी भी दी कि अगर वो मुझे सच नहीं बताएगा तो मैं सब कुछ सौरभ को बता दूंगा। इतना सुनते ही जैसे मुर्दे में जान आ गई थी। डॉक्टर बोलने लगा। उसने कहा, हाँ ये सच है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। सौरभ सुनैना को अब्यूज करता था। मैंने डॉक्टर से कहा, फिर सुनैना को डाइवोर्स लेना चाहिए था ना। अपनी डेड फेक करके वो क्या साबित करना चाहती थी। डॉक्टर ने यह बताया कि उसने भी सुनैना से ऐसा ही करने को कहा था, लेकिन सुनैना सौरभ के इल्लीगल स्मगलिंग के बारे में जानती थी। सुनैना को पता था कि सब कुछ जानने के बाद सौरभ सुनैना को जिंदा अपने से दूर नहीं जाने देगा। सुनैना का मरना तय था, इसलिए उसने अपनी ही डेथ को फेक करने का प्लान बनाया और सुनैना का अंदाजा सही था। सौरभ ने उसको मारने का प्लान बना ही लिया था। डॉक्टर और सुनैना ने बढ़िया प्लान बना लिया था। सुनैना अपने घर में नकली खून की उल्टी करती और सौरभ उसको इस गांव के छोटे से हॉस्पिटल में लेकर जाता, जहां पर उसे डॉक्टर मिलता। हॉस्पिटल में वो सुनैना को डेड डिक्लेयर कर देता, लेकिन यहां तक भी बात पूरी नहीं हुई थी। वो डॉक्टर फिर सुनैना के हाथ से सुसाइड नोट निकालता और सौरभ को दिखाता और उसे ये बताता कि सुनैना ने सुसाइड किया है। ये एक सुसाइड केस होता, इसलिए डॉक्टर को पुलिस को इन्फॉर्म करना ही पड़ता। लेकिन यहीं पर डॉक्टर अपनी चाल चलता। वो खुद डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का ऑफर देता और हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से सुनैना की डेथ को गायब कर देता। इस तरह से वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले थे, लेकिन वो इस प्लान को उस दिन एग्जीक्यूट नहीं करने वाले थे जिस दिन सौरभ की मम्मी घर पर थी। वो भी एक डॉक्टर थी और नकली खून की उल्टी वो पहचान लेती, इसलिए अगले दिन वो ये काम करने वाले थे जब मां जी घर पर नहीं होने वाली थी। प्लान में कमियां तो थी, लेकिन फिर भी उन दोनों के हिसाब से अच्छा ही प्लान था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का मौका ही नहीं मिला। अब डॉक्टर को कभी पता नहीं चलेगा कि उसका प्लान अच्छे से काम करता या नहीं। शाम हो चुकी थी और टेबल पर फिर से एक बार खाना सज चुका था। सभी लोग टेबल पर ही थे, लेकिन मैं लेट आया था। मैं भी टेबल पर बैठ गया। मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। मेरी स्माइल देखकर सौरभ ने पूछा, क्या हुआ, बहुत खुश नजर आ रहे हो तुमने केस सॉल्व कर लिया क्या? मैंने कहा, हाँ मैंने केस सॉल्व कर लिया है। अब मैं किलर का नाम भी बताने जा रहा हूं।
सब अचानक से चौंक गए। मैंने कहा, माँ जी, आपने ही सुनैना की जान ली है। इतना सुनते ही सौरभ ने अपनी प्लेट फेंक दी और मेरी गर्दन पकड़ ली। लेकिन मैं चुप नहीं रहा। मैंने वहां बैठे बैठे सबके सामने कड़ियां जोड़ना शुरू की। सुनैना की करोटिड आर्टरी कटी हुई थी। किलर को पता था कि करोटिड आर्टरी काटने के बाद इंसान का जिंदा बचना मुश्किल है, और माँ जी एक सर्जन थी। गले का कट बहुत क्लीन था, जो सिर्फ एक सर्जिकल ब्लेड से ही आ सकता था। और पता है मैं यहाँ पर लेट क्यों आया? क्योंकि माँ जी, मैं आपके कमरे में था। वहां पर मुझे सर्जिकल ब्लेड का रैपर मिला। मर्डर होने के जस्ट बाद आप नहाने गई थी, क्योंकि सुनैना का खून आपके ऊपर भी आ गया था। आप सबूत मिटाने के लिए नहा रही थी। सौरभ ने अपनी पकड़ और टाइट कर ली। उसने कहा, यह सब बस थियरी है, कोई सबूत नहीं है। लेकिन यहां पर सौरभ गलत था। माजी ने सोचा कि सबको यही लगेगा कि उन जैसी व्हील चेयर पर रहने वाली औरत कैसे किसी का खून कर सकती है, लेकिन माँ जी असल में चल सकती थी, वो अपाहिज नहीं थी। अब वक्त था सबूत दिखाने का। मैंने अपना फोन निकाला और उसमें से डीएनए रिपोर्ट दिखाई। इस रिपोर्ट के हिसाब से सुनैना के बेटे का बाप सौरभ नहीं था। माँ जी ने ही ये डीएनए टेस्ट करवाया था। उनके मेल में ये रिपोर्ट थी। ये रिपोर्ट उसी दिन आई जिस दिन सुनैना का मर्डर हुआ था। माँ जी चुपचाप बैठी हुई थी और सौरभ ये सब कुछ मानने को तैयार नहीं था। उसकी पकड़ मेरे गले पर और तेज होती जा रही थी। तभी माँ जी ने बोला, ये लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैंने ही सुनैना को मारा है। मुझे पता चल गया था कि सुनैना का अफेयर इस डॉक्टर के साथ चल रहा है, और ये डॉक्टर ही सौरभ के बेटे का बाप है। हुआ ये कि जब सौरभ घर पर नहीं था, उस दिन सुनैना के सर में अचानक दर्द हुआ और वो हॉस्पिटल चली गई। माँ जी को शक पहले से ही था, और इस बार वो भी अपने ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल में चुपचाप चली गई, बिना व्हील चेयर के। वहां पर डॉक्टर के रूम में उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। लेकिन माँ जी ने ये बातें सौरभ को नहीं बताई, क्योंकि वो जानती थी कि सौरभ दोनों को जान से मार देता, और वो अपने बेटे को जेल जाने नहीं देना चाहती थी। इसलिए माँ जी ने ही सुनैना को मार दिया। उन्होंने अपने पोते का डीएनए टेस्ट करवाया, और जब माँ जी कंफर्म हो गई तो उसी रात वो सुनैना के कमरे में गई। सुनैना अपने बेड पर सोई हुई थी, और एक ही झटके में माँ जी ने सुनैना का गला काट दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया, क्योंकि सच्चाई निकलकर बाहर आई थी। मेरा काम अब खत्म हो गया था। जो कुछ भी करना था सौरभ को करना था। सौरभ ने सुनैना के खून का इल्जाम खुद के सर पर ले लिया और अपनी माँ को जेल जाने से बचा लिया। डॉक्टर गांव छोड़कर भाग गया, क्योंकि उसी में उसकी भलाई थी, और माँ जी के पास अफसोस करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। इस तरह से सौरभ का पूरा परिवार बिखर गया। ये केस मेरे अजीबोगरीब केसेस में से एक था। अब आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस में। तब तक के लिए सुनते रहिए डिटेक्टिव कबीर। आपको आइसबर्ग के बारे में पता है? वही आइसबर्ग जो टाइटैनिक के डूबने का कारण बना था। आइसबर्ग के बारे में एक फन फैक्ट ये है कि वो जितना पानी के ऊपर दिखाई देता है, उससे कहीं ज्यादा पानी के अंदर होता है। और एक ऐसा ही केस मुझे भी मिला था, जो बिल्कुल एक आइसबर्ग के जैसा था। मैं किसी काम के सिलसिले में अपनी गाड़ी में बैठकर यूपी से गुजर रहा था। तभी मैंने लोकल न्यूज़पेपर में एक अजीबोगरीब खबर पढ़ी। इस खबर के हिसाब से एक अपर कास्ट ठाकुर ने अपने बेटे की शादी एक लोअर कास्ट लड़की से करवाई, लेकिन वो लड़की किसी और के साथ भाग गई, जिसे पढ़ते ही मेरे कान खड़े हो गए और मुझे किसी गड़बड़ की बू आने लगी, और मैंने यूपी के इस गांव अरनी में जाने का फैसला कर लिया। अब आप सोचेंगे कि इस केस में ऐसी खास बात क्या है। इंटरकास्ट मैरिज तो होते ही रहते हैं, और आजकल तो ये यूथ का पास टाइम बन गया है। लेकिन ये इंटरकास्ट मैरिज कुछ अलग थी, क्योंकि ये एक अरेंज मैरिज थी। एक ठाकुर परिवार ने अपने इकलौते बेटे की शादी एक गरीब और दलित लड़की से करवा दी, और उससे भी शॉकिंग ये था कि शादी के कुछ 15 दिन बाद ही वो दुल्हन अपने ससुराल से भाग गई।
अपने पुराने आशिक के साथ। पहली बार जब मैंने इस शादी के बारे में पढ़ा तो मुझे ये बहुत ही अजीब और इंटरेस्टिंग लगा। ये शादी मुझे प्रोग्रेसिव लगी। क्या हमारे गांव अब इन जात पात की जंजीरों को तोड़ रहे थे? मैं सच में बहुत क्यूरियस था। मैं ये सब सोच रहा था कि मेरा ध्यान एक बड़े से क्रेन ने भटकाया। गांव में बड़ी क्रेन, बड़ी हेवी खुदाई करने वाली मशीन घूम रही थी, जो कि बहुत अजीब बात थी। ये सारी मशीन्स खेतों में जा रही थी और कुछ गांव वाले अपने हाथों में खुदाई के औजार लेकर जा रहे थे। मैंने एक से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। उन गांव वालों के साथ कुछ तो अजीब था। उसके हाथों पर एक अजीब सा घाव था और दांत सड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक हाईवे बन रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं था। ये गांव तीनों तरफ से बंद था। छोटी पहाड़ियों ने इस गांव को घेर रखा था। यहाँ से हाईवे बनना इम्पॉसिबल था। और जहाँ तक मुझे पता था, गवर्नमेंट का कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट यहाँ नहीं आया था। दूर से मैंने साइट को देखा और वहाँ पर किसी प्राइवेट कंपनी का नाम था और एक लोगो बना हुआ था जो कि बहुत अजीब था, जिसे मैं उस वक्त समझ नहीं पाया। उस निशान पर मुझे डाउट था, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे डाउट था कि इस शादी में कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए मैंने उस लोगो पर ध्यान नहीं दिया। मैंने गांव और देहात को बहुत करीब से देखा है। मैंने अपना सारा काम गांव में ही किया है और एक बात अच्छे से जानता हूँ, गांव में लोग अपना भगवान बदल सकते हैं, लेकिन अपनी कास्ट की आइडेंटिटी नहीं। अपनी कास्ट की प्यूरिटी को मेंटेन करने के लिए ये लोग अपने सगों की जान ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा था। मेरे मन में एक फंडामेंटल सवाल आया कि आखिर ये शादी हुई ही क्यों? क्या वजह थी? मैं बहुत क्यूरियस था। मैं इस सवाल का जवाब चाहता था और इसलिए मैं यूपी के इस गांव अरनी में पहुंच गया और अब मैं वहीं पर खड़ा था। सबसे पहले गांव पहुंचने पर मैंने टपरी पर एक चाय पी और कड़क चाय पीते पीते मैं ये सोच रहा था कि मैं इस केस के इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कहाँ से करूँ। मुझे ऐसा लगा कि इस केस के बारे में पता करने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मैं गलत था। पूरे गांव में सिर्फ और सिर्फ इसी बारे में बात हो रही थी। चाय की टपरी पर लोग आपस में इसी बारे में बात कर रहे थे। एक आदमी दूसरे आदमी से बोल रहा था, साली हमारे झुमरे हमारे जाट की नाक काट कर भाग गई अपने उस मास्टर आशिक के साथ। हम लोगों को कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। इस आदमी की बात सुनकर मुझे इस लड़की का नाम फिर से याद आ गया, जो था झुमरी। मैंने उस आदमी को टोक दिया और कहा, क्या हुआ, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? सब कुछ ठीक तो है ना? उस आदमी के स्किन पर भी घाव था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं जल चुका है और उसके दांत भी सड़ते जा रहे थे। उस गांव में सबका लगभग एक जैसा ही हाल था, बच्चे हो या औरतें। इस गांव में कुछ तो गड़बड़ था, लेकिन मैं इसके लिए यहाँ पर नहीं आया था। मैंने उस आदमी से इतना ही पूछा था कि वो आदमी मुझे सब कुछ बताता चला गया। गांव के लोगों की ये आदत मेरे लिए तो बहुत अच्छी थी कि अगर आप उनसे एक बात पूछ लो तो वो आपको सब कुछ बता देते हैं। उस आदमी ने बताया कि झुमरी की शादी यहाँ के ठाकुर परिवार में हुई थी। ठाकुर परिवार कोई बहुत पावरफुल परिवार तो नहीं था, पर ठाकुर सूर्य प्रताप ने बेटे आदित्य प्रताप की शादी एक दलित लड़की से करवा दी। जब मैंने पूछा कि ऐसा क्यों किया गया तो उसने कहा कि आदित्य झुमरी से प्यार करता था, इसलिए ऐसा हुआ। पर क्या सच में ऐसा ही था? मतलब प्यार हुआ तो छोटी जात से शादी भी हो गई? मैं इस रीजन से सेटिस्फाइड नहीं था। कुछ और वजह जरूर रही होगी। दरअसल गांव के एरिया में जात पात का बहुत भेदभाव होता है। यहाँ पर लोग लोअर कास्ट की परछाई तक अपने शरीर पर नहीं पड़ने देते हैं। और एक ठाकुर ने अपने बेटे की शादी एक दलित से इसलिए करवा दी क्योंकि वो उससे प्यार करता था। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था और मैं चमत्कार में नहीं मानता। वहां खड़े दूसरे आदमी ने भी बोलना शुरू किया, साली झुमरी अपने आप को बहुत होशियार समझ रही थी, पर अपना जमीन बेचने से इनकार कर दिया। कितना सारा पैसा मिल रहा था। हम तो अनपढ़ ही ठीक है। मैंने इस गांव की जमीन की बात पर उस समय ध्यान नहीं दिया, लेकिन गांव के लोग मानते थे। उनको ऐसा लग रहा था कि झुमरी ने भागकर सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में जो डिवाइडेशन था वो और भी बढ़ चुका था। और इस बात से गांव के सारे दलित और भी ज्यादा परेशान हो गए और उनके लिए परेशानी ठीक थी। मैंने इस मास्टर जी के बारे में पूछा तो उस आदमी ने मुझे कहा, अरे कुछ नहीं, वो स्कूल में पढ़ाने वाला मास्टर ही तो झुमरी का आशिक था।
पूरा दिन झुमरी उसके पास रहती थी, उसके कमरे में। हमको नहीं पता कि वहाँ कमरे में कौन सी पढ़ाई हो रही थी। हम तो पहले ही बोलते थे झुमरी के माँ से, लड़की को इतना नहीं पढ़ाना चाहिए। मुझे इस बात से गांव के लोगों की मेंटालिटी के बारे में पूरा पता चल गया कि वो आज भी वही पुराने ज़माने में जी रहे हैं। पर जितना कुछ भी मुझे मालूम चला था वो सरफेस लेवल की इन्फॉर्मेशन थी। मुझे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए थी जो कि ऑथेंटिक हो, ताकि मेरी क्यूरियोसिटी का एंड हो सके। इसलिए मैंने झुमरी के परिवार वालों का पता मांगा और मुझे पता चला कि झुमरी के परिवार में सिर्फ एक ही इंसान है, उसकी माँ। गांव वालों और जात वालों ने झुमरी के माँ का भी हुक्का पानी बंद कर रखा था। मुझे ये सुनकर बुरा तो लगा, लेकिन साथ में खुशी भी हुई, क्योंकि अब मेरे पास रास्ता था झुमरी की माँ से बात करने का। मैंने गांव के किराने की दुकान से कुछ राशन खरीदा और उसे लेकर झुमरी के घर की तरफ बढ़ने लगा। मैं राशन का सारा सामान लेकर सीधा झुमरी के घर में घुस गया, जहां पर झुमरी की माँ कच्चे मकान के आंगन में बैठकर हुक्का पी रही थी। मैं उनके पास गया और उनके सामने सारा सामान रख दिया। मैंने उनके चेहरे को देखा तो वो पीला पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में खून ही नहीं था। उसके शरीर का चमड़ा भी जला हुआ था और उसके दांत भी सड़ते जा रहे थे। मैंने खुद से सवाल किया कि पूरे गांव को एक टाइम पर एक ही तरह की बीमारी कैसे हो सकती थी। उन्होंने मुझे सवाल भरी आंखों से देखा, लेकिन मैंने उनसे कहा कि यह सारा सामान उन्हीं के लिए है। उनके चेहरे पर पहले तो एक हंसी आई और फिर वो हंसी अचानक गायब हो गई। उनका चेहरा सीरियस हो गया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम बिना किसी मतलब तो मेरी मदद करने नहीं आओगे, जो कि बिल्कुल ठीक था। मैंने झुमरी की माँ से कहा कि मैं एक पत्रकार, एक जर्नलिस्ट हूँ और उनसे उनकी बेटी के गायब होने के केस से जुड़े कुछ सवाल करने आया हूँ। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर मेरे सवालों के जवाब देने के लिए वो राजी हो गई। शायद वो खुद भी इस बारे में बात करना चाहती थी। मैंने अपना पेन और पेपर निकाला और अपने सवाल करने लगा। मेरा सबसे पहला सवाल था कि आखिर झुमरी की शादी एक ठाकुर परिवार में कैसे हो गई। ऐसा नॉर्मली तो होता नहीं है। झुमरी की माँ ने बताया कि ठाकुर साहब खुद झुमरी के लिए रिश्ता लेकर आए थे। उन्होंने ही मुझसे मेरी बेटी का हाथ मांगा था। मेरे दिमाग में फिर वही सवाल था कि आखिर क्यों? एक ठाकुर को गरीब से क्या चाहिए था? मैंने भी झुमरी की माँ से यही सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये शादी करवा के गलती कर दी। उन्हें ठाकुर के पागल बेटे से अपनी बेटी की शादी करवानी ही नहीं चाहिए थी। अचानक से मेरा ध्यान पागल शब्द पर गया। मैंने उनसे इस बारे में डिटेल में पूछा कि पागल से उनका क्या मतलब है। उन्होंने मुझे बताया कि ठाकुर के बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। तब जाकर मेरा दिमाग थनका। तो ये वजह थी एक छोटी जात की लड़की से शादी करवाने की, क्योंकि ठाकुर का बेटा पागल था। अब सब बातें सेंस बना रही थी। मैंने उनसे आगे सवाल किया कि यह शादी बिना किसी रोक टोक के हो गई। झुमरी की माँ ने जवाब दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इस गांव का मुखिया इस शादी के लिए राजी नहीं था। वो ठाकुर साहब का हुक्का पानी बंद करने की धमकी दे रहा था। बात इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने एक दूसरे पर बंदूक भी तान ली थी। मुखिया भी ठाकुर समाज का था और जात के लड़के की शादी एक नीची जात के लड़की से हो जाती, उसे यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। और मैं समझ सकता था कि ऐसा क्यों था। मैंने आगे सवाल किया कि झुमरी क्या इस शादी से खुश थी। उन्होंने जवाब दिया कि झुमरी बिल्कुल खुश नहीं थी। वो तो अभी शादी करना ही नहीं चाहती थी। उसका सपना कलेक्टर बनने का था, इसलिए वो अपने टीचर राहुल के साथ मिलकर उसी की तैयारी कर रही थी। लेकिन बात सिर्फ झुमरी तक की नहीं थी। झुमरी की शादी अब पूरे समाज की इज्जत का सवाल था, इसलिए सबने फोर्स करके झुमरी को शादी के लिए राजी किया और दोनों की शादी हो गई। फिर मैंने अपना मेन सवाल पूछा, आपको क्या लगता है कि आपकी बेटी सच में अपने ही टीचर के साथ भाग गई है? यह सुनते ही झुमरी की माँ की आंखों में गुस्सा उभर के आया। उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। झुमरी उन्हें छोड़कर कभी नहीं जा सकती। उसकी बेटी के साथ कुछ तो गलत हुआ है। लेकिन पुलिस और पूरे गांव वालों को यही लगता है कि झुमरी सही में कहीं पर भाग गई है। मुझे बस यही सुनना था। मुझे मेरे लगभग सारे सवालों के जवाब मिल गए थे और इस केस को आगे इन्वेस्टिगेट करने की वजह भी। अब मुझे बस ये कंफर्म करना था कि झुमरी सच में अपने टीचर के साथ भागी है या फिर नहीं। मुझे पता चल गया था कि अब मुझे कहाँ जाना है। झुमरी की माँ ने जाते जाते मुझे पानी पीने के लिए दिया। मैंने पानी पी लिया, लेकिन उसका स्वाद बहुत ही अजीब था। और फिर मैं सीधा राहुल टीचर के घर पर पहुंच गया।
वहां सब शांत था, कोई भी नहीं था। राहुल टीचर यहाँ अपने परिवार के साथ नहीं रहता था। उसका परिवार गुजरात में था। यहाँ वो स्कूल में नौकरी करता था। मैं उसके घर में घुसा और सुराग ढूंढने लगा। जहां तक मेरी गट फीलिंग कह रही थी, इस केस में बहुत कुछ गड़बड़ है, और अगर कुछ गड़बड़ है तो मुझे यहाँ कोई ना कोई सुराग तो मिलना ही चाहिए। मैं घर में घुसा तो अंदर बहुत धूल थी, जिससे पता चल रहा था कि यहाँ पर बहुत टाइम से कोई नहीं आया है। किसी जानवर के आने के भी निशान नहीं थे। सब कुछ कोरा था। मैंने अलमारी देखी तो कपड़े गायब थे, सूटकेस भी नहीं था। टॉवल के साथ साथ टूथब्रश, टूथपेस्ट भी गायब था। फ्रिज में कोई सड़ता हुआ खाना भी नहीं था। कोई फोर्स्ड एंट्री, किसी भी तरह के स्ट्रगल के निशान नहीं थे। सब कुछ क्लीन था। ये सब कुछ एक ही बात की तरफ इशारा कर रहा था, और वो ये था कि राहुल प्लान करके यहां से निकला है। मेरे सारे कपड़े और चेहरे पर धूल जम गई थी। मैंने पानी से अपने चेहरे को धोने का सोचा। रसोई में टैप लगा हुआ था। मैं आगे बढ़ा और टैप ओपन किया। मैंने जैसे ही पानी अपने हाथों में लिया, मेरा दिमाग हिल गया, क्योंकि पानी का रंग लाल था, क्योंकि उसमें खून मिला हुआ था। मैंने इस लाल रंग के पानी को फिर से ध्यान से देखा। शायद पानी में जंग तो नहीं मिला था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यह सच में खून ही था। इसका मतलब पानी की टंकी में कुछ तो था। मैं सीधा छत पर आया और मैंने देखा कि वहां पर एक कंक्रीट की पानी की टंकी थी। मैं उस पानी की टंकी के पास गया। वो टंकी एक भारी से पत्थर के स्लैब से ढकी हुई थी। वो ढक्कन बहुत भारी था, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद मैंने उसे खोल दिया। ढक्कन खुलते ही मुझे अंदर से सड़ती हुई लाश की बदबू आई। मैंने टंकी के अंदर देखा तो ये लाश उस स्कूल टीचर राहुल की थी। पानी में बुरी तरह फूलकर लाश की कंडीशन बहुत खराब थी। किसी ने राहुल को चाकू मारकर राहुल का मर्डर किया था और फिर उसे उसी के घर की टंकी में छोड़कर चले गए थे। राहुल का मर्डर हुआ था, लेकिन अब सवाल यह था कि एक मामूली से टीचर की आखिर किससे दुश्मनी हो सकती थी? इसका मर्डर क्यों हुआ है? और राहुल के मर्डर और झुमरी के गायब होने के बीच में कोई कनेक्शन है क्या? अगर कनेक्शन है भी तो वो क्या है? मुझे इन सब सवालों के जवाब जानने थे, और इन सब के जवाब जानने के लिए मुझे झुमरी की मिसिंग रिपोर्ट की फाइल चाहिए थी। ये देखना होगा कि झुमरी अपने ससुराल से खाली हाथ भागी है या फिर कुछ गहने या पैसे लेकर। मैं वहां से निकल गया। उससे पहले कुछ फोटोज भी मैंने ले ली। राहुल की लाश के बारे में पुलिस को इस वक्त बताना मैंने ठीक नहीं समझा, इसलिए मैं वैसे ही वहां से चला गया। मैं अभी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा था, तभी पुलिस स्टेशन का एक कांस्टेबल टपरी पर चाय पीने आया। उसके पैसे देने से पहले ही मैंने उसके चाय के पैसे दे दिए, और कांस्टेबल ने मुस्कुराहट के साथ मेरी चाय को एक्सेप्ट भी कर लिया। मैं उससे बातचीत करने लगा, और बात बात में मैंने उसे बताया कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मुझे एक केस की फाइल चाहिए। मैंने उसे पैसे ऑफर किए और हमारी बात 500 पर आकर रुकी। लेकिन जैसे ही मैंने उसके सामने झुमरी का नाम लिया, उसको एक झटका लगा और उसने मुझे इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया। मैंने उससे पैसे बढ़ाने की बात की, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। मैंने सीधा 2000 रुपए देने की बात की और वो रुक गया। उसने मुझे अपने साथ चलने को कहा। हम दोनों पुलिस स्टेशन से कुछ दूर झाड़ियों के पीछे आ गए, और उस कांस्टेबल ने मुझे बताया कि झुमरी के मिसिंग होने का कोई केस रजिस्टर ही नहीं हुआ है। उसके ससुराल वालों ने कंप्लेंट ही नहीं की, और झुमरी की मां ने कंप्लेंट की थी, उसे दबा दिया गया। और इस केस को दबाने वाला और कोई नहीं, इस गांव का मुखिया था। यह सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि मुखिया और ठाकुर सूर्य प्रताप के बीच तो 36 का आंकड़ा था। मैंने कांस्टेबल को पैसे दे दिए और वहां से निकल गया। रात भर मैं यही सोच रहा था कि आखिर क्या वजह हो सकती थी जिसकी वजह से मुखिया ठाकुर प्रताप का केस दबाने में मदद कर रहा था, और वो झुमरी का केस दबाना क्यों चाहते थे। अब यह साफ हो गया था कि झुमरी के गायब होने की वजह कुछ और थी, लेकिन यह वजह कुछ बहुत बड़ी होनी चाहिए। इतनी बड़ी कि एक ऊंची जात का लड़का छोटी जात से शादी करने के लिए तैयार हो जाए। इतनी बड़ी कौन सी वजह हो सकती थी? मुझे इसी वजह का पता लगाना था। गांव में पॉलिटिकल रैली हो रही थी, शायद ये इलेक्शन का टाइम था। मुझे ठाकुर सूर्य प्रताप और इस गांव के मुखिया की हिस्ट्री के बारे में और भी जानना था।
मैं एक बार फिर चाय की टपरी पर पहुंच गया और वहां पर खड़े एक आदमी को अपनी तरफ से चाय पिलाई। फिर मैंने अपना सवाल पूछा। उस आदमी ने बताया कि सूर्य प्रताप सिंह कुछ साल पहले तक इस गांव का पुराना मुखिया था, लेकिन पिछले कुछ 2-3 इलेक्शन से नया मुखिया उन्हें हरा रहा है। उस आदमी ने फिर आगे बोला कि वो आदमी ठाकुर सूर्य प्रताप के लिए बुरा महसूस कर रहा था, क्योंकि झुमरी भाग गई थी। इस वजह से लोअर कास्ट की नाक कट गई थी। ये माहौल पूरे गांव में था। उस गांव के लोअर कास्ट के लोगों की सिंपैथी अब ठाकुर सूर्य प्रताप के साथ थी, मुखिया के साथ नहीं। तो क्या शायद ये वजह हो सकती थी झुमरी को गायब करने की, ताकि सिंपैथी वोट लेकर वो इलेक्शन जीत जाए? इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। कुर्सी का लालच कुछ भी करवा सकता है। लेकिन अगर ये वजह थी तो फिर मुखिया ठाकुर की मदद क्यों कर रहा है? ठाकुर की मदद करके मुखिया का ही नुकसान था। कुछ तो मिसिंग लग रहा था। मुझे ये बात सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी बता सकता था, और वो था मुखिया जी। मैं मुखिया जी के घर पर गया और वहां पर जाकर कहा कि मैं उन्हें कुछ चंदा देना चाहता हूं इलेक्शंस के लिए, लेकिन शर्त ये थी कि मैं उनसे अकेले में कुछ देर के लिए बात करना चाहता हूं। मेरी शर्त को मंजूर कर लिया गया। मैं मुखिया जी के साथ कमरे में अकेला था। मुखिया जी मेरे सामने खड़े थे। उनके शरीर पर भी जलन के निशान थे, दांत उनके भी सड़ रहे थे। मैंने उनसे सवाल किया कि आप ठाकुर सूर्य प्रताप की मदद क्यों कर रहे हो? पहले तो वो कुछ भी ना समझने का नाटक कर रहे थे, लेकिन तभी मैंने उन्हें झुमरी के मिसिंग कंप्लेंट को दबाने की बात कही, लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार नहीं थे। इसलिए मैंने अपनी चाल चली। मैंने कहा, देखिए, आप तो ठाकुर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तो आपको ही डबल क्रॉस कर रहे हैं। उनको मेरी बात फिर से समझ में नहीं आई। मैंने आगे बोला कि गांव के सारे दलित लोगों की सिंपैथी ठाकुर सूर्य प्रताप के साथ है और ये सारे लोग उसे ही वोट करने वाले हैं। मेरी बात को काटते हुए मुखिया जी बोले कि ठाकुर ने उनसे वादा किया है कि वो इस बार इलेक्शन में खड़े नहीं होंगे। मैंने मुखिया जी के सामने एक पेपर दिखाया और कहा कि ठाकुर सूर्य प्रताप इस बार इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं और ये रहा उनका नॉमिनेशन फॉर्म। ये सुनते ही मुखिया जी के चेहरे पर गुस्सा उभर आया। उन्होंने कहा, साला मेरी पीठ में छुरा घोंप रहा है। और फिर वो मुझे सच बताने लगे। उन्होंने बताया कि ठाकुर ने उनसे वादा किया था कि अगर वो झुमरी का केस दबाने में उनकी मदद करेंगे तो ठाकुर जी गांव में बन रहे हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट से मुखिया जी को पैसे देंगे, क्योंकि उन्होंने गांव वालों की सारी जमीन खरीद ली थी और वो जमीन बेचकर ठाकुर जी को बहुत सारे पैसे मिलते थे। मुखिया जी पैसों की लालच में आ गए थे। मैंने मुखिया जी से पूछा कि वो झुमरी गायब कैसे हो गई। उन्होंने बताया कि ठाकुर सूर्य प्रताप ने ही उसे गायब करवाया है और ये शादी भी एक नाटक था। ठाकुर को बस झुमरी की जमीन चाहिए थी। मैंने पूछा कि झुमरी एक छोटी जात की लड़की है, बेचारी गरीब है, उसके पास कितनी जमीन होगी जो ठाकुर उस जमीन को लेने के लिए मान गया। मुखिया जी को भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। मैंने पूछा, क्या झुमरी मर चुकी है? उन्होंने बताया कि नहीं, उसे ठाकुर सूर्य प्रताप ने इस गांव से दूर कहीं पर रखा हुआ है। मैंने उनसे उस जगह का एड्रेस ले लिया और वहां से चला गया। एड्रेस लेकर मैं एक बार फिर झुमरी की मां के पास गया। इस बार उनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन मुझे उनसे कुछ सवाल पूछने थे। मैंने उनसे उनकी जमीन के बारे में पूछा। उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, वो जमीन ठाकुर खरीदना चाहता था, लेकिन झुमरी ने अपनी जमीन नहीं बेची। वो सूर्य प्रताप पर विश्वास नहीं करती थी। वो कहती थी कि ये सूर्य प्रताप कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। एक बार उसने अपनी माँ को बताया था कि ठाकुर सूर्य प्रताप के खिलाफ उसने कुछ सबूत इकट्ठा किए हैं और वो जल्दी ठाकुर को एक्सपोज करने की बात कर रही थी, और ये बात गांव में होने वाले खुदाई से जुड़ी हुई थी। लेकिन झुमरी की माँ ने कुछ नहीं सुना और उसकी शादी करवा दी। मैंने उन्हें सबूत के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। बस उन्होंने बताया कि झुमरी अपने टीचर राहुल के साथ मिलकर कुछ तो कर रही थी। मैं समझ गया कि अब मुझे कहाँ जाना है। मैं एक बार फिर से टीचर राहुल के घर पर गया और उस घर की तलाशी लेने लगा। मैंने घर के हर एक कोने को ढूंढा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने दीवारों को भी ठोक कर देखा, लेकिन वहां पर भी मुझे कोई खाली जगह नहीं मिली। गुस्से में मैंने अपना पैर पटका तो मुझे फ्लोर से कुछ खोखली आवाज आई।
यह एक गवर्नमेंट क्वार्टर था, इसलिए फ्लोर पर पत्थर लगे थे, लेकिन एक पत्थर हिल रहा था। मैंने जल्दी से उस पत्थर को हटाया तो मुझे नीचे एक खाली जगह मिली। उसी में एक फाइल थी। मैंने उस फाइल को देखा और मैं दंग रह गया। मुझे कुछ ऐसा मिला था जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे पता था कि झुमरी अभी भी जिंदा होगी, क्योंकि जो चीज ठाकुर को चाहिए थी, ये फाइल। मैंने जैसे ही पानी अपने हाथों में लिया, मेरा दिमाग हिल गया, क्योंकि पानी का रंग लाल था, क्योंकि उसमें खून मिला हुआ था। मैंने इस लाल रंग के पानी को फिर से ध्यान से देखा। शायद पानी में जंग तो नहीं मिला था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यह सच में खून ही था। इसका मतलब पानी की टंकी में कुछ तो था। मैं सीधा छत पर आया और मैंने देखा कि वहां पर एक कंक्रीट की पानी की टंकी थी। मैं उस पानी की टंकी के पास गया। वो टंकी एक भारी से पत्थर के स्लैब से ढकी हुई थी। वो ढक्कन बहुत भारी था, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद मैंने उसे खोल दिया। ढक्कन खुलते ही मुझे अंदर से सड़ती हुई लाश की बदबू आई। मैंने टंकी के अंदर देखा तो ये लाश उस स्कूल टीचर राहुल की थी। पानी में बुरी तरह फूलकर लाश की कंडीशन बहुत खराब थी। किसी ने राहुल को चाकू मारकर राहुल का मर्डर किया था और फिर उसे उसी के घर की टंकी में छोड़कर चले गए थे। राहुल का मर्डर हुआ था, लेकिन अब सवाल यह था कि एक मामूली से टीचर की आखिर किससे दुश्मनी हो सकती थी? इसका मर्डर क्यों हुआ है? और राहुल के मर्डर और झुमरी के गायब होने के बीच में कोई कनेक्शन है क्या? अगर कनेक्शन है भी तो वो क्या है? मुझे इन सब सवालों के जवाब जानने थे, और इन सब के जवाब जानने के लिए मुझे झुमरी की मिसिंग रिपोर्ट की फाइल चाहिए थी। ये देखना होगा कि झुमरी अपने ससुराल से खाली हाथ भागी है या फिर कुछ गहने या पैसे लेकर। मैं वहां से निकल गया। उससे पहले कुछ फोटोज भी मैंने ले ली। राहुल की लाश के बारे में पुलिस को इस वक्त बताना मैंने ठीक नहीं समझा, इसलिए मैं वैसे ही वहां से चला गया। मैं अभी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा था, तभी पुलिस स्टेशन का एक कांस्टेबल टपरी पर चाय पीने आया। उसके पैसे देने से पहले ही मैंने उसके चाय के पैसे दे दिए और कांस्टेबल ने मुस्कुराहट के साथ मेरी चाय को एक्सेप्ट भी कर लिया। मैं उससे बातचीत करने लगा और बात बात में मैंने उसे बताया कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मुझे एक केस की फाइल चाहिए। मैंने उसे पैसे ऑफर किए और हमारी बात 500 पर आकर रुकी। लेकिन जैसे ही मैंने उसके सामने झुमरी का नाम लिया, उसको एक झटका लगा और उसने मुझे इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया। मैंने उससे पैसे बढ़ाने की बात की, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। मैंने सीधा 2000 रुपए देने की बात की और वो रुक गया। उसने मुझे अपने साथ चलने को कहा। हम दोनों पुलिस स्टेशन से कुछ दूर झाड़ियों के पीछे आ गए और उस कांस्टेबल ने मुझे बताया कि झुमरी के मिसिंग होने का कोई केस रजिस्टर ही नहीं हुआ है। उसके ससुराल वालों ने कंप्लेंट ही नहीं की और झुमरी की मां ने कंप्लेंट की थी, उसे दबा दिया गया। और इस केस को दबाने वाला और कोई नहीं, इस गांव का मुखिया था। यह सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि मुखिया और ठाकुर सूर्य प्रताप के बीच तो 36 का आंकड़ा था। मैंने कांस्टेबल को पैसे दे दिए और वहां से निकल गया। रात भर मैं यही सोच रहा था कि आखिर क्या वजह हो सकती थी जिसकी वजह से मुखिया ठाकुर प्रताप का केस दबाने में मदद कर रहा था, और वो झुमरी का केस दबाना क्यों चाहते थे। अब यह साफ हो गया था कि झुमरी के गायब होने की वजह कुछ और थी, लेकिन यह वजह कुछ बहुत बड़ी होनी चाहिए। इतनी बड़ी कि एक ऊंची जात का लड़का छोटी जात से शादी करने के लिए तैयार हो जाए। इतनी बड़ी कौन सी वजह हो सकती थी? मुझे इसी वजह का पता लगाना था। गांव में पॉलिटिकल रैली हो रही थी, शायद ये इलेक्शन का टाइम था। मुझे ठाकुर सूर्य प्रताप और इस गांव के मुखिया की हिस्ट्री के बारे में और भी जानना था। मैं एक बार फिर चाय की टपरी पर पहुंच गया और वहां पर खड़े एक आदमी को अपनी तरफ से चाय पिलाई। फिर मैंने अपना सवाल पूछा। उस आदमी ने बताया कि सूर्य प्रताप सिंह कुछ साल पहले तक इस गांव का पुराना मुखिया था, लेकिन पिछले कुछ 2-3 इलेक्शन से नया मुखिया उन्हें हरा रहा है। उस आदमी ने फिर आगे बोला कि वो आदमी ठाकुर सूर्य प्रताप के लिए बुरा महसूस कर रहा था, क्योंकि झुमरी भाग गई थी। इस वजह से लोअर कास्ट की नाक कट गई थी। यह माहौल पूरे गांव में था। उस गांव के लोअर कास्ट के लोगों की सिंपैथी अब ठाकुर सूर्य प्रताप के साथ थी,
मुखिया के साथ नहीं। तो क्या शायद ये वजह हो सकती थी झुमरी को गायब करने की, ताकि सिंपैथी वोट लेकर वो इलेक्शन जीत जाए? इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। कुर्सी का लालच कुछ भी करवा सकता है। लेकिन अगर ये वजह थी तो फिर मुखिया ठाकुर की मदद क्यों कर रहा है? ठाकुर की मदद करके मुखिया का ही नुकसान था। कुछ तो मिसिंग लग रहा था। मुझे ये बात सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी बता सकता था, और वो था मुखिया जी। मैं मुखिया जी के घर पर गया और वहां पर जाकर कहा कि मैं उन्हें कुछ चंदा देना चाहता हूं इलेक्शंस के लिए, लेकिन शर्त ये थी कि मैं उनसे अकेले में कुछ देर के लिए बात करना चाहता हूं। मेरी शर्त को मंजूर कर लिया गया। मैं मुखिया जी के साथ कमरे में अकेला था। मुखिया जी मेरे सामने खड़े थे। उनके शरीर पर भी जलन के निशान थे। दांत उनके भी सड़ रहे थे। मैंने उनसे सवाल किया कि आप ठाकुर सूर्य प्रताप की मदद क्यों कर रहे हो? पहले तो वो कुछ भी ना समझने का नाटक कर रहे थे, लेकिन तभी मैंने उन्हें झुमरी के मिसिंग कंप्लेंट को दबाने की बात कही। लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार नहीं थे। इसलिए मैंने अपनी चाल चली। मैंने कहा, देखिए, आप तो ठाकुर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तो आपको ही डबल क्रॉस कर रहे हैं। उनको मेरी बात फिर से समझ में नहीं आई। मैंने आगे बोला कि गांव के सारे दलित लोगों की सिंपैथी ठाकुर सूर्य प्रताप के साथ है, और ये सारे लोग उसे ही वोट करने वाले हैं। मेरी बात को काटते हुए मुखिया जी बोले कि ठाकुर ने उनसे वादा किया है कि वो इस बार इलेक्शन में खड़े नहीं होंगे। मैंने मुखिया जी के सामने एक पेपर दिखाया और कहा कि ठाकुर सूर्य प्रताप इस बार इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, और ये रहा उनका नॉमिनेशन फॉर्म। ये सुनते ही मुखिया जी के चेहरे पर गुस्सा उभर आया। उन्होंने कहा, साला मेरी पीठ में छुरा घोंप रहा है। और फिर वो मुझे सच बताने लगे। उन्होंने बताया कि ठाकुर ने उनसे वादा किया था कि अगर वो झुमरी का केस दबाने में उनकी मदद करेंगे तो ठाकुर जी गांव में बन रहे हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट से मुखिया जी को पैसे देंगे, क्योंकि उन्होंने गांव वालों की सारी जमीन खरीद ली थी और वो जमीन बेचकर ठाकुर जी को बहुत सारे पैसे मिलते थे। मुखिया जी पैसों की लालच में आ गए थे। मैंने मुखिया जी से पूछा कि वो झुमरी गायब कैसे हो गई। उन्होंने बताया कि ठाकुर सूर्य प्रताप ने ही उसे गायब करवाया है, और ये शादी भी एक नाटक था। ठाकुर को बस झुमरी की जमीन चाहिए थी। मैंने पूछा कि झुमरी एक छोटी जात की लड़की है, बेचारी गरीब है, उसके पास कितनी ही जमीन होगी जो ठाकुर उस जमीन को लेने के लिए मान गया। मुखिया जी को भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। मैंने पूछा, क्या झुमरी मर चुकी है? उन्होंने बताया कि नहीं, उसे ठाकुर सूर्य प्रताप ने इस गांव से दूर कहीं पर रखा हुआ है। मैंने उनसे उस जगह का एड्रेस ले लिया और वहां से चला गया। एड्रेस लेकर मैं एक बार फिर झुमरी की मां के पास गया। इस बार उनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन मुझे उनसे कुछ सवाल पूछने थे। मैंने उनसे उनकी जमीन के बारे में पूछा। उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, वो जमीन ठाकुर खरीदना चाहता था, लेकिन झुमरी ने अपनी जमीन नहीं बेची। वो सूर्य प्रताप पर विश्वास नहीं करती थी। वो कहती थी कि ये सूर्य प्रताप कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। एक बार उसने अपनी माँ को बताया था कि ठाकुर सूर्य प्रताप के खिलाफ उसने कुछ सबूत इकट्ठा किए हैं, और वो जल्दी ठाकुर को एक्सपोज करने की बात कर रही थी, और ये बात गांव में होने वाले खुदाई से जुड़ी हुई थी। लेकिन झुमरी की माँ ने कुछ नहीं सुना और उसकी शादी करवा दी। मैंने उन्हें सबूत के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। बस उन्होंने बताया कि झुमरी अपने टीचर राहुल के साथ मिलकर कुछ तो कर रही थी। मैं समझ गया कि अब मुझे कहाँ जाना है। मैं एक बार फिर से टीचर राहुल के घर पर गया और उस घर की तलाशी लेने लगा। मैंने घर के हर एक कोने को ढूंढा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने दीवारों को भी ठोक कर देखा, लेकिन वहां पर भी मुझे कोई खाली जगह नहीं मिली। गुस्से में मैंने अपना पैर पटका तो मुझे फ्लोर से कुछ खोखली आवाज आई। यह एक गवर्नमेंट क्वार्टर था, इसलिए फ्लोर पर पत्थर लगे थे, लेकिन एक पत्थर हिल रहा था। मैंने जल्दी से उस पत्थर को हटाया तो मुझे नीचे एक खाली जगह मिली। उसी में एक फाइल थी। मैंने उस फाइल को देखा और मैं दंग रह गया। मुझे कुछ ऐसा मिला था जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे पता था कि झुमरी अभी भी जिंदा होगी, क्योंकि जो चीज ठाकुर को चाहिए थी, ये फाइल, वो अभी तक उसे नहीं मिली थी।
मुखिया जी ने मुझे जो एड्रेस दिया था मैं वहां पर पहुंच गया, जहां पर एक कोठरी थी। कोठरी के आसपास कोई नहीं था, ना ही उस पर कोई ताला था। मैं अंदर चला गया, लेकिन वहां पर भी कोई नहीं था। सिर्फ एक दुपट्टा मिला जो कि फटा हुआ था और चूड़ी के कुछ टूटे हुए टुकड़े भी थे, और साथ में सूखा हुआ खून। ये सूखे हुए खून के निशान कोठरी के बाहर तक जा रहे थे। मैंने निशान का पीछा किया जो दूर कोठरी के पीछे झाड़ियों के पार जंगल की तरफ जा रहे थे, और अचानक एक कुएं के पास आकर रुक गए। मैंने कुएं में देखा तो एक भयानक बदबू आई, और टॉर्च जलाकर देखा तो नीचे झुमरी की लाश पड़ी हुई थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि झुमरी अब इस दुनिया में नहीं थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, और अब वक्त था इस ठाकुर सूर्य प्रताप की सच्चाई दुनिया के सामने लाने का। उसके लिए मैंने टीचर राहुल की डेड बॉडी की कुछ फोटोज प्रिंट की और उसे ठाकुर सूर्य प्रताप को भेज दिया, और उसे मैसेज दे दिया कि वो मुझे उसी कोठरी के पास मिले, क्योंकि मेरे पास झुमरी के जमा किए हुए सबूत हैं। मैंने उसे अकेले आने के लिए कहा। एक गाड़ी मेरे सामने रुकी और ठाकुर सूर्य प्रताप मेरे सामने था। मैंने उससे कहा, मुझे सब मालूम चल गया है कि तुम इस गांव में क्या करवा रहे हो। यहाँ कोई हाईवे नहीं बन रहा, यहाँ थोरियम की खुदाई चल रही है, जिसे तुम एक प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर कर रहे हो, और गांव वालों को बिना बताए उनके पानी में जहर घोल रहे हो। मेरी ये बात उसने चुपचाप कबूल की। ठाकुर ने कहा कि उसे खबर लग गई थी कि उसके गांव के खेत की जमीन में नीचे थोरियम के डिपॉजिट थे, जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। इसलिए उसने गांव वालों की जमीन खरीद ली और उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उसे सस्ते लेबर की जरूरत थी और रेडिएशन की वजह से लोग बीमार पड़ रहे थे। लेकिन बात यह थी कि थोरियम के सबसे ज्यादा मात्रा में डिपॉजिट होने की संभावना थी। वो जमीन झुमरी की थी, लेकिन झुमरी उस जमीन को बेच नहीं रही थी। इसलिए उसने अपनी बेटे की शादी उससे करवाई, ताकि वो जमीन अपने नाम पर कर ले और बाद में पैसे देकर डिवोर्स देकर साइड कर दे। लेकिन झुमरी बहुत दिनों से ठाकुर के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रही थी। ठाकुर ने मुझे बताया कि झुमरी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था जब वो डील की बात कर रहा था। मैंने बीच में टोकते हुए कहा, इसलिए तुमने झुमरी को भी जान से मार दिया। और मैंने उसे झुमरी की डेड बॉडी की फोटो दिखाई। ये सुनते ही वो चौंक गया और बोलने लगा कि उसने झुमरी को नहीं मरवाया है, उसने सिर्फ राहुल को मरवाया है ताकि झुमरी के ऊपर प्रेशर बना सके, और वो झुमरी को मरवा भी नहीं सकता था क्योंकि झुमरी ने इकट्ठा की हुई फाइल अब तक ठाकुर को नहीं मिली थी। मुझे पहले तो उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये राहुल को जान से मार देने की बात कर रहा है, तो झुमरी का मर्डर कन्फेस करने में उसे क्या दिक्कत थी। मैंने पूछा कि फिर कौन हो सकता है जिसने झुमरी को जान से मार दिया। ठाकुर ने मुझे बताया कि झुमरी को संभालने का काम उसने अपने बेटे को दिया था, और वो बोलते बोलते चुप हो गया। उसने फोन निकाला और अपने बेटे को यहाँ पर बुला लिया। मेरे सामने ही गाड़ी से उसका बेटा उतरा। मैंने देखा तो उसे ऑटिज्म था। वो पागल नहीं था। ऑटिज्म में इंसान को बोलने में दिक्कत होती है, जो कि उसकी आवाज सुनते ही मेरे समझ में आ गया था। ठाकुर ने अपने बेटे को झुमरी के बारे में पूछा तो वो चुप हो गया, लेकिन बार बार पूछने पर उसने कहा, मैं झुमरी के साथ सुहागरात मनाना चाहता था, लेकिन वो भाग गई और भागते भागते वो सीधा कुएं में गिर गई। अब झुमरी की सच्चाई सबके सामने आ गई थी। ठाकुर ने मुझसे कहा, तू यहाँ पर आया तो जिंदा था, लेकिन यहाँ से जिंदा निकलकर जा नहीं पाएगा। इतना सब कुछ तुझे मालूम है और मैं तुझे ऐसे ही थोड़ी ना जाने दूंगा। उसने बंदूक निकाली और मेरे ऊपर तान दी और गोली चलने की आवाज आई। ठाकुर के हाथ से बंदूक नीचे गिर गई और खून बहने लगा, और ठाकुर पर यह हमला हुआ था एक पुलिस की रिवॉल्वर से, क्योंकि मेरे साथ पुलिस की पूरी टीम थी। ठाकुर को यहाँ बुलाने से पहले ही मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया था सबूत के साथ, और उन्हें छुपे रहने के लिए बोल दिया था। इशारा मिलते ही वो बाहर आ गए। ठाकुर को टीचर राहुल के मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया गया और उसके बेटे को कस्टडी में लेकर मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया गया, जहां पर वो अपनी आगे की जिंदगी काटने वाला था। और ये जो गांव वाले सब बीमार पड़ रहे थे, उनके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इलाज का इंतजाम भी कर दिया। तो ये था वो आइसबर्ग वाला केस, जिसे मैंने सोचा कुछ और था, और आइसबर्ग की तरह ये केस गहराई में छुपा हुआ था। इस तरह ठाकुर को उसके किए की सजा मिल गई
और ये केस खत्म हुआ। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस में। तब तक के लिए सुनते रहिए डिटेक्टिव कबीर। एक कातिल के पास जान लेने के लिए बहुत सी वजह होती है। कोई बदला लेने के लिए जान लेता है तो कोई अपना खौफ फैलाने के लिए जान लेता है। पर जब कोई जान बचाने वाला ही जान लेने पर तुल जाए तो कैसा हो? ऐसा ही कुछ मेरे अगले केस में हुआ था। और ये सिर्फ एक केस नहीं था। एक रात अचानक से मेरे फोन पर कॉल आया कि मेरे दोस्त सागर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। सागर झारखंड के एक गांव सोनपुरा में रहता था। मैं बिना कोई देरी किए अपने दोस्त से मिलने झारखंड पहुंच गया। मैं हॉस्पिटल में अपने दोस्त सागर के पास था। मैंने उसकी तबीयत के बारे में पूछा। उसने बताया कि अचानक उसके पेट में दर्द हुआ और जब वो हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए आया तो डॉक्टर ने उसे एडमिट कर लिया। कुछ टेस्ट करने के बाद पता चला कि सागर को टाइफॉइड था। टाइफॉइड बहुत अग्रेसिव था, लेकिन उसका ट्रीटमेंट जल्दी से चालू कर दिया गया। कुछ दिन तक उसका ट्रीटमेंट चला। उसकी हालत में सुधार हो रहा था और अगले दिन उसको डिस्चार्ज करने की बात चल रही थी। मैं सागर के पास ही बैठा था कि तभी वहां पर एक नर्स आई। ये वही नर्स थी जिसने मेरे दोस्त की बहुत सेवा की थी। उसे अपने हाथ से खाना खिलाती थी और उसका ख्याल रखती थी। अभी भी उसके हाथ में एक टिफिन था। वो मेरे दोस्त के डिस्चार्ज होने की खुशी में अपने घर से कुछ बनाकर लाई थी। मेरा दोस्त खुशी खुशी उसके हाथ से खाना खाने लगा। रात में डॉक्टर ने विजिट किया। उन्होंने मेरे दोस्त को और कुछ दवाइयां दी। उसके डिस्चार्ज पेपर भी तैयार हो गए थे। लेकिन अगली सुबह कुछ अजीब हुआ। मेरा दोस्त की तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो खून की उल्टी कर रहा था। उसके ऑर्गन्स धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे। डॉक्टर अपना इलाज कर रहे थे, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। मेरा दोस्त जो आज डिस्चार्ज होने वाला था, उसे फिर से एडमिट करना पड़ा। धीरे धीरे उसकी हालत और खराब होती गई। अगले दिन हॉस्पिटल में दवाइयाँ खत्म हो गई थी। मैं कुछ और दवाइयाँ लेने के लिए बाहर गया और दवाइयाँ लेकर जैसे ही मैं हॉस्पिटल के अंदर आया, मैंने देखा कि मेरे दोस्त के ऊपर सफेद चादर चढ़ी हुई थी। उसकी मौत हो चुकी थी। मुझे झटका लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात तक मेरा दोस्त ठीक था, लेकिन अब अचानक उसकी मौत हो गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। मैंने डॉक्टर से पूछने की कोशिश की, लेकिन उनके पास भी पक्की वजह नहीं थी। उन्होंने मुझसे कहा कि शायद किसी दवाई की कोई एलर्जिक रिएक्शन की वजह से ऐसा हुआ था, पर मुझे डाउट था। मेरे दोस्त की लाश को उसके घर पर भेज दिया गया। मेरे दोस्त का अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन मैं अभी भी सोच में था कि ऐसा कैसे हो सकता था। मैं मानने को तैयार नहीं था कि मेरे दोस्त की मौत ऐसी ही किसी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हो गई थी, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। उसके बाद उसकी तबीयत अचानक खराब हुई थी। मैंने इस हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया और मुझे पता चला कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। मेरे दोस्त के गांव और उसके आसपास के गांव में ऐसे और भी कई परिवार के लोग थे जो मेरे दोस्त की तरह ही हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ चुके थे। मैं गांव में उन लोगों से मेडिकल ऑफिसर बनकर मिला और उनसे इस बारे में सवाल किए। बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद मुझे पता चला कि जितने भी दूसरे लोग उस हॉस्पिटल में मरे थे, वो सब भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम लेकर हॉस्पिटल गए थे। इतना सुनते ही मुझे पैटर्न दिखना शुरू हो गया। क्या उस हॉस्पिटल में सच में लोगों को जानबूझकर मारा जा रहा था? क्या मेरे दोस्त का भी मर्डर हुआ था? मेरा शक और भी बढ़ता जा रहा था। उस हॉस्पिटल में कुछ तो गड़बड़ थी और मैंने फैसला किया कि मैं उस हॉस्पिटल की इन्वेस्टिगेशन करूंगा। इस इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे हॉस्पिटल के अंदर जाना जरूरी था। मैंने मेरी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट को अपने लैपटॉप में एडिट किया और एक नकली ब्लड रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैंने अपने लीवर को थोड़ा सा खराब दिखाया। मैं जैसे ही डॉक्टर के पास गया, मैंने उन्हें अपनी रिपोर्ट दिखाई। उन्होंने मेरे लिए कुछ दवाई लिखी और जाने को कहा, लेकिन मैंने अपनी चाल चली और अचानक अपना पेट पकड़ा और वहीं नीचे गिर गया। मैं अपने मुंह से झाग भी निकालने लगा और मेरी खराब हालत देखकर डॉक्टर ने मुझे जल्दी से एडमिट कर लिया और कुछ टेस्ट करने लगे। अब मैं हॉस्पिटल के गैस्ट्रोइंटेस्टिनल वार्ड में था। मैं यहाँ पहुंच गया। अब मुझे इस बात का पता लगाना था कि यहाँ पर क्या गड़बड़ है, लेकिन कैसे? तभी मेरे पास वही नर्स आई। उसने मुझे देखकर कहा, मैं तो तुम्हें जानती हूँ,
तुम यहाँ पर अपने दोस्त के साथ आए थे ना, तुम्हें क्या हो गया? मैंने उन्हें बताया कि मेरी भी तबीयत खराब है। वो नर्स मुझे तसल्ली देने लगी। फिर उसने मुझसे पूछा कि मेरे साथ कौन आया है। मैंने जवाब दिया, कोई नहीं। इतना सुनते ही अचानक उस नर्स का चेहरा खिल गया। उसने मुझे कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। वैसे मेरा नाम डेजी है, तुम मुझे डेजी सिस्टर बुला सकते हो। डेजी सिस्टर को बुरा ना लगे इस वजह से मैंने हाँ कर दिया। डेजी सिस्टर कितनी सेंसिटिव थी। मुझे ये देखकर ये बहुत अजीब लगा कि इसी हॉस्पिटल में कोई है जो लोगों की जान ले रहा है, और दूसरी तरफ डेजी जैसे लोग थे जो एक दूसरे का दर्द इतना ज़्यादा समझते थे। लेकिन मेरे सामने सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि हॉस्पिटल में ऐसा कौन हो सकता है जो पेशेंट का मर्डर करे और उस पर कोई सवाल भी ना उठाए। इसका सिर्फ एक ही जवाब था, और वो था यहाँ के डॉक्टर। लेकिन किस डॉक्टर के पीछे मुझे जाना चाहिए? मैंने खुद से ये सवाल पूछा। इसका सबसे ऑब्वियस जवाब था वही डॉक्टर जिसने मेरे दोस्त का इलाज किया था, डॉक्टर राजीव। हॉस्पिटल में होने वाली अचानक मौत और डॉक्टर राजीव के बीच में मुझे कनेक्शन एस्टेब्लिश करना था, और उसके लिए मुझे काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए थी। मैं ये सब कुछ सोच ही रहा था कि डेजी सिस्टर फिर एक बार मेरे सामने आई, और इस बार उनके हाथ में मेरे लिए कुछ दवाई थी। उन्होंने मुझे दवाई देते हुए कहा, ये लो, ये दवाई खा लो। मैंने दवाई हाथ में ली, लेकिन मैं उसे खा नहीं रहा था क्योंकि मैं बीमार तो था ही नहीं। मैं इंतजार कर रहा था कि कब डेजी सिस्टर वहां से चली जाए, लेकिन वो वहां से जाने का नाम नहीं ले रही थी, मुझे घूरे जा रही थी। मैंने उन्हें कहा, डेजी सिस्टर, आपको तो और भी पेशेंट को देखना होगा ना, आप यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? उन्होंने पलटकर मुझे जवाब दिया, नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक तुम ये दवाई नहीं खा लेते। डेजी सिस्टर तो मेरे पीछे ही पड़ गई थी। ये तो पक्का था कि वो तब तक नहीं जाने वाली थी जब तक मैं ये दवाई खा नहीं लेता। लेकिन मैं ये दवाई नहीं खाने वाला था, इसलिए मैंने ये दवाई ली और उसे अपने मुंह में डाला, और उस टैबलेट को अपने जीभ के नीचे दबाकर सिस्टर डेजी के हाथ से पानी का ग्लास लेकर पानी पी लिया। डेजी सिस्टर को लगा कि मैंने दवाई खा ली है, इसलिए वो खुश हो गई। फिर उन्होंने अपने पास से एक टिफिन बॉक्स निकाला। डेजी ने मेरे सामने ही टिफिन को खोल दिया। उस टिफिन में से काफी अच्छी खुशबू आ रही थी। ये खुशबू खीर की थी। डेजी ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है और हॉस्पिटल का खाना बहुत बेकार है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये खीर बनाकर लेकर आई हूँ। जल्दी से मुझे खाकर बताओ। मैं ये खीर खाना तो नहीं चाहता था, लेकिन सच कहूँ तो उसकी खुशबू इतनी अच्छी थी कि मुझसे रुका नहीं गया, और मैंने उस खीर को खा लिया। वो खीर सच में बहुत टेस्टी थी। खीर को खाते हुए मैं वो टैबलेट्स भी खा गया जो डेजी मेरे लिए लेकर आई थी। मुझे खाता हुआ देखकर डेजी बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। हॉस्पिटल के अंदर मेरे कुछ दिन ऐसे ही बीते। जब भी डॉक्टर आते तो मैं पेट में दर्द का नाटक करता, और खाना मेरे लिए सिस्टर डेजी लेकर आ रही थी। 2 दिन बाद मैंने देखा तो मेरे वार्ड में एक नया पेशेंट आया हुआ था। मैंने डेजी से उस नए पेशेंट के बारे में पूछा। उन्होंने मुझे बताया कि यह नया पेशेंट दूर के गांव से आया है। बेचारा बहुत गरीब है और उसके गांव के आसपास कोई भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं था, इसलिए वो यहाँ इस हॉस्पिटल में आया है। अचानक से मेरे दिमाग में डॉट्स कनेक्ट होने लगे, क्योंकि यहाँ पर मरने वाले जितने भी पेशेंट्स थे वो ज्यादातर गरीब और मजबूर लोग थे। उनको निशाना इसलिए बनाया गया था क्योंकि वो अगर मर भी जाते तो उनकी मौत पर कोई भी हॉस्पिटल वालों से सवाल नहीं पूछने वाला था। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि अब मुझे किस पर फोकस करना है। जहां तक मेरा अंदाजा था, इसी पेशेंट की जान जाने वाली थी और मैं ऐसा कुछ भी होने नहीं दे सकता था। लेकिन मैं क्या कर सकता था? अगर डॉक्टर ही इस पेशेंट को जान से मार रहे हैं तो वो दवाइयों में ही कुछ मिलाकर उसे दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे ये क्लियर करना था कि जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक भी है या नहीं। मैं अंदाजे पर काम नहीं कर सकता। मेरे शक को यकीन में बदलने के लिए मुझे सबूत चाहिए था, जिससे मैं कंफर्म कर सकूं कि जो कुछ भी मैं सोच रहा हूं वो ठीक है या नहीं। और अपने शक को यकीन में बदलने का वक्त आज रात को ही था। आधी रात हो चुकी थी और हॉस्पिटल की ज्यादातर लाइट्स बंद हो चुकी थी। डॉक्टर और नर्सेस भी आराम कर रही थी। मेरे पास यही मौका था। मैं अपने बेड से निकला और सीधा वार्ड से बाहर आ गया। मैं हॉस्पिटल के मुर्दा घर जाने लगा, वहां के रिकॉर्ड्स देखने।
मैं देखना चाहता था कि आखिर यहाँ इस वार्ड में कितनी मौत हो रही है। मैं दबे पैर आगे बढ़ रहा था और मुर्दा घर तक पहुंच गया। वहां पर एक गार्ड था, वो भी घोड़े बेचकर सो रहा था। मेरा काम और आसान हो गया। मैं मुर्दा घर के रिकॉर्ड रूम में गया और वहां के रिकॉर्ड्स को चेक करने लगा। मैंने पिछले 1 साल के रिकॉर्ड्स को छान मारा और मुझे कुछ अजीब मिला। मैंने देखा कि पिछले 6 महीने में गैस्ट्रो वार्ड के लोगों की मौत कुछ ज्यादा ही हो रही थी। 6 महीने पहले ये मौत महीने में 1 या 2 थी, लेकिन अब ये बढ़कर 4 या 5 हो गई थी। लेकिन क्यों? इन 6 महीने में कुछ तो हुआ था। मैं मुर्दा घर से बाहर निकला और हॉस्पिटल के रिकॉर्ड रूम में पहुंच गया। रिकॉर्ड रूम पर ताला लगा हुआ था, लेकिन मुझे आज कोई भी ताला नहीं रोक सकता था। मैंने अपने पास से एक पिन निकाली जो हमेशा मेरे पास रहती थी और उस पिन से मैंने कमरे का ताला खोल दिया और सीधा कमरे में घुस गया। रिकॉर्ड रूम में मैं वहां के एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड्स चेक करने लगा। अगर पिछले 6 महीनों में यहाँ पर मौत बढ़ रही है तो कोई ना कोई 6 महीने पहले यहाँ पर आया होगा। मुझे रिकॉर्ड्स मिल गए। मैं पन्ने पलट रहा था कि अचानक मेरी नजर एक जगह पर आकर रुक गई। ये ट्रांसफर हुए स्टाफ की लिस्ट थी जो 6 महीने पहले यहाँ आए थे। गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में सिर्फ 2 ही नाम थे और उनमें से एक था डॉक्टर राजीव। मुझे कनेक्शन मिल गया था। मैं सही डायरेक्शन में जा रहा था और अब बस मुझे एक सबूत की जरूरत थी। मैं अपने वार्ड में वापस आया और चुपचाप बेड पर लेट गया। अचानक मेरा सर घूमने लगा और अचानक से मैंने उल्टी कर दी। जब मैंने नीचे देखा तो नीचे बहुत सारा खून था। मैंने खून की उल्टी की थी।